अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो लैब हमने करनी है वो लैब नंबर 7 है, पीआईडी कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो इसमें हमने पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करना है जो जिसमें 3 चीज़ें बेसिकली होती हैं। प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और आई से आप इंटीग्रेटर यूज़ करें और डी से डेरिवेटिव यूज़ करें। सो पीआईडी कंट्रोल का या पीआईडी कंट्रोलर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि आपकी जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको आप मीट कर सकें। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि सेटलिंग टाइम लेस दैन 2 सेकंड्स हो या ओवर परसेंटेज ओवरशूट लेस दैन 5% हो या स्टेडी स्टेट एरर्स लेस दैन 1% हो। सो इस तरह की ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि टाइम रिस्पांस के तौर पे या ट्रांजिएंट रिस्पांस के तौर पे थ्योरेटिकल कोर्स के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किए थे, स्टेडी स्टेट एरर 7 में डिस्कस कर लेंगे। सो ये कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये प्रीवियसली जब हम यूनिवर्सिटी में थे, जब फिज़िकल एनवायरनमेंट था, वहाँ पर आपने एक लैब भी की थी जिसके अंदर आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया था जिसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हुई थी। अभी स्क्रीन पे भी मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। सेटलिंग टाइम लेस दैन 2 सेकंड्स, ओवरशूट लेस दैन 5%, स्टेडी स्टेट एरर लेस दैन 1%। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेरी कर सकती हैं। लाज़मी नहीं है कि ये एक फिक्स वैल्यू हो। ये वैल्यूज़ जो हैं वो ये जो चीज़ें हैं ये वेरी कर सकती हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस चेंज हो सकती हैं। लेकिन एनी हमें उसको जो है ना वो मीट करने की ज़रूरत होती है कि हमने इसको कैसे मीट करना है। सम हाउ बाज़ दफ़ा आपको कंट्रोलर यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन सम टाइम हमें कंट्रोलर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो कंट्रोलर डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हैं। तो एट द मोमेंट जो इस लैब के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो पीआईडी कंट्रोलर है। ठीक है, और कंट्रोलर का ऑलमोस्ट यही पर्पस होता है। कंट्रोलर इसी काम के लिए यूज़ होता है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको चीज़ मिल जाए। और ये एक पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, एक प्लांट के तौर पे चीज़ है। ये जो प्लांट है ये कोई भी आपके पास फिज़िकल सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसकी जगह मोटर हो सकती है, इसकी जगह एंटीना हो सकता है जिसकी केस स्टडी आपकी बुक के अंदर मौजूद है कि आप नॉब को घुमाते हैं और ऊपर से एंटीना एक सर्टेन एंगल पे मूव कर रहा है। और इसकी जगह अनमैन्ड व्हीकल भी हो सकती है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में सीपी में दी हुई है। और इसकी बैकएंड पे कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर ने आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करवाने की कोशिश करनी है। अगर वो किसी तरह से मीट नहीं करे तो कंट्रोलर रोल प्ले करेगा ताकि वो चीज़ें मीट कर सके। अब मिसाल के तौर पे मोटर है, तो अगर आप उसको 1000 आरपीएम पे चला रहे हैं और वो 1050 पे चल रही है और आप चाह रहे हैं कि 1000 पे चले, तो जो 50 का गैप है, जो 50 का एरर है, कंट्रोलर उसको दूर करने की कोशिश करेगा। सो उसमें बेसिकली चीज़ क्या होती है, लेट से ये आपके पास इनपुट है, आप एक रेफरेंस दे देते हैं इसको। ठीक है, ये आपने एक रेफरेंस के तौर पे एक रेफरेंस सेट कर दी। आपकी ये जो आउटपुट है मिसाल के तौर पे वो 1050 आ रही है आपके पास। आउटपुट फीडबैक होकर पहुंचती है। और अगर 1000 आप रेफरेंस सेट करते हैं, कोई भी आप रेफरेंस सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेट से मेरे पास 50 का एरर आता है, तो ये कंट्रोलर देखेगा कि 50 का एरर है, इसको अब एडजस्ट कैसे करना है। या मिसाल के तौर पे ये 950 है। ठीक है, अब भी जो है वो 50 का एरर है। ठीक है, अब एक में स्पीड कम थी, एक में स्पीड 50 कम है, एक में स्पीड 50 ज़्यादा, तो कंट्रोलर को एडजस्ट करना है कि अब उसको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। ये मशीन के कोर्स के अंदर आपकी बुक के अंदर डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, तो माइट भी उसके अंदर आपने जो है वो स्टडी किया हो। सो कंट्रोलर डिसाइड करेगा और कंट्रोलर जो है वो मोटर को वही इनपुट देने की कोशिश करेगा जो कि आप चाह रहे थे। कंट्रोलर की जो आउटपुट होगी वो आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करने की कोशिश करेगा। और अगर 1000 की बजाय आपको 1000 ही मिल रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो माइट भी कंट्रोलर उस पर कोई भी रोल जो है वो प्ले ना कर रहा हो। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर हमने ना एक एक्चुएटर यूज किया था ये कंट्रोल के चैप्टर 1 में डायग्राम्स में। तो सर वो एक्चुएटर की मैंने डेफिनेशन देखी थी, वो कंट्रोलर से पहले लगता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इस सॉल्यूशंस में कि वो कोई मैकेनिज्म करता है, लेकिन सर ये नहीं समझ आती कि ये मैकेनिज्म क्या करता है कंट्रोलर से पहले।
क्या लिखा हुआ था वहाँ पर उसका जो है वो आप मेरे साथ सर वो मैं वर्डिंग शेयर कर लीजिएगा ना, जो आपने चीज़ पढ़ी थी, जो यानी कि जो उस पे इशू है, तो फिर नेक्स्ट टाइम क्लास के साथ सारी शेयर कर लूँगा, ठीक है। जो उसके डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ अगर मौजूद थी ना, चलें जी। ठीक है, और उसमें जो इशू था वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, उसको क्लास के साथ प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेंगे, या उसकी एप्लीकेशन वगैरह भी आपको बता देंगे। ठीक। चलें ठीक। हाँ जी। तो यहाँ पर जो एक मिनट जस्ट, ओके जी। तो कंट्रोलर जो है वो बीच में रोल प्ले करेगा। अभी पीआईडी कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर को अब जो इनपुट मेरी है वो एरर है, एरर इसके अंदर इनपुट जा रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है आपके इनपुट का और जो आउटपुट का। अब ये इसमें हमने लास्ट टाइम भी किया था डिस्कस, ये अगर आप इसको देखें तो ये के पी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे आई की टर्म आ रही है, ये इंटीग्रेटर है, एरर के साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये के आई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का। और ये अगर आप चीज़ देखें, एरर के साथ डेरिवेटिव आपने लिया हुआ, ठीक है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास पी को, ये आई को इंटीग्रेशन, और ये डी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। के पी के जो के डी हैं ये गेन्स हैं। यहाँ पे एक इशू भी है, एक एरर है यहाँ पे कोई इनके अंदर, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ है इसको के पी नहीं, ये के डी है, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट है वो के डी का है, ये जो कांस्टेंट है वो के आई का है, और ये जो कांस्टेंट है वो के पी का है, ठीक है। पी आई डी ये गेन्स हैं, पी आई डी तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है पी आई डी कंट्रोलर हमारे पास। तो ये एक सिंपल एरर है, ये एरर की इंटीग्रेशन है, और ये एरर की डिफ्रेंशिएशन है। अच्छा, अब आवाज़ वगैरह का तो इशू ठीक है ना, या अब भी बहुत कम है? अब रिजनेबल है आवाज़, समझ आ रही चीज़ों की या यस नहीं? सर ठीक है सर। अच्छा, यस सर ठीक है अब। हाँ ठीक। अब इसी चीज़ को अगर आप सिंपल कर लें तो इंटीग्रेशन जो होती है वो 1/s की फॉर्म में आ सकती है। जो इंटीग्रेशन है उसको मैं 1/s की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जो डिफ्रेंशिएशन है उसको मैं s की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये देखें, डिफ्रेंशिएशन जो है वो s की फॉर्म में लिखी हुई है, और इंटीग्रेशन 1/s की फॉर्म में लिखी हुई है, जिसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो चले मुझे आइडिया हो गया कि ये पी आई और डी इस तरह से होते हैं, लेकिन मैटलैब में मैंने इसको यूज़ किस तरह से करना है, तो मैटलैब में इसकी कमांड है पी आई डी के नाम से, ठीक है। ये देखें, मैटलैब के अंदर सी इज इक्वल टू पी आई डी के पी, पी आई डी के नाम से कमांड है। अब आप पी आई डी की ब्रैकेट के अंदर अगर स्मॉल पेंसिस के अंदर देखें तो के पी जस्ट आपने लिखा हो, आपने यहाँ पर के आई और के डी नहीं लिखा हो, इस पॉइंट पर अगर आप देखें जस्ट के पी है। ये बता सकता है ये क्या हुआ हो? वैसे ये गैस के तौर पर कि क्या चल रहा होगा। सर के सर ये ई को प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर रहा है। हाँ जी, ई को चेंज करेगा। इसमें जो पी आई डी कंट्रोलर था उसमें जस्ट हमने प्रोपोर्शनल का कंपोनेंट लिया, हमने पी आई डी कंट्रोलर यूज़ नहीं किया, जस्ट पी को यूज़ किया, ठीक है। इस तरह यस हम सर। पी आई को भी यूज़ कर सकते हैं, पी डी को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने मुकम्मल तौर पर सारे का सारा अगर तीनों कंपोनेंट उसके यूज़ करने हैं, फिर कमांड किस तरह की होती है, फिर ये आपके पास कमांड है सी इज इक्वल टू, ये सी तो एक नेम है ना, कोई भी आप रख सकते हैं, पी आई डी, और पी आई डी की पैरेंथेसिस के अंदर है के पी के आई और के डी। तो ये गेन्स होते हैं, इन गेन्स की वैल्यूज़ आपने एडजस्ट करनी होती है। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन हुआ था कि आपकी क्लास ने होपफुली किया था कि के पी के आई और के डी की वैल्यू कैसे सेट करनी थी। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप के पी के आई के डी की वैल्यू खुद से उसको एडजस्ट करते जाएँ और उसको चेकआउट करें कि आपके पास रिस्पॉन्स किस तरह के
या सम हाउ एक दो मैकेनिज्म और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, या तो वो आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक थ्योरेटिकली थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि के पी की आई और के डी की वैल्यू हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास एक टेबल भी मौजूद है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको ले लेते हैं। अगर इसको आप देखें तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, मोस्टली जो आप चीज़ें चाह रहे होते हैं जो एनालिसिस या डिज़ाइन के अंदर, राइज टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट एरर, पीक टाइम, इस तरह की चीज़ें हम चाह रहे होते हैं। सो उसके अंदर ये के पी के और के डी कैसे रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओवरशूट को कम कर रहे हैं तो के डी को यूज़ करना पड़ेगा, ओवरशूट इंक्रीज़ कर रहा है के पी, राइस टाइम डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं के पी को यूज़ कर लें, स्टेडी स्टेट एरर्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं के आई को यूज़ कर लें, कम करना चाह रहे हैं के पी को यूज़ कर लें। नो चेंज है यानी कि अगर के डी यूज़ करेंगे तो उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। राइस टाइम को डिक्रीज़ करना है तो के आई यूज़ कर लें, लेकिन अगर के डी यूज़ करते हैं तो बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। तो ये चार्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा है कि सम हाउ आप के पी के आई और के डी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज करें तो कैसे कैसे इफ़ेक्ट होगा आपके प्लांट के ऊपर। अब प्लांट क्या है, प्लांट एक जनरल टर्म उसने यूज़ किया। प्लांट की जगह आपका कोई भी सिस्टम हो सकता है, मोटर हो सकती है, एंटीना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपका लिफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अनमैन्ड व्हीकल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई क्वेश्चन था शायद किसी का, कोई कुछ कहना चाह रहा था। जी कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं? नो सर। अच्छा अब ये देखें ना, ये ग्राफ आपने लैब नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। LTI व्यू की कमांड यूज़ करके आपने सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम वगैरह इस तरह की चीज़ें देखी थी, ऐसे ही है? यस सर। तो यस। एक आपका सेटलिंग टाइम 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, फिर आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के तौर पे अज्यूम जब किया तब वो 1.96 शायद हो गया था, इफ़ यू रिमेंबर, ऐसे ही है कुछ? यस सर। ठीक है। सो फिर मैंने आपको वहाँ पर डेफिनेशंस भी बताई थी सारी, सेटलिंग टाइम की, राइज टाइम की, पीक टाइम की। फिर मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि आपकी थ्योरी के बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर, अब उम्मीद है कि आपने वो ग्राफ देखा होगा जब थ्योरी में आए होंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के करीब वो बना हुआ। यस सर। जी सर। सो हम ये चीज़ें एक्चुअली चाह रहे थे कि हमारा सेटलिंग टाइम, राइज टाइम या पीक टाइम वगैरह बेहतर हो जाए, ठीक है। इस ग्राफ का तो आइडिया है ना जो आपके सामने भी नज़र आ रहा है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। जी सर। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं कि बेसिकली वो जो ऊपर चीज़ें यूज़ कर रहे थे ना वो बेसिकली क्या हैं। अच्छा अभी ये देखें, उसने लिखा हुआ है PID कंट्रोलर के साथ KP, KI और KD। नीचे अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है फीडबैक, C के साथ उसने P। अच्छा ये देखें कि P मोटर, ये P मोटर भला क्या है, ये आपने P मोटर आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या, आप भी खुद से ट्रांसफर लिखें। फंक्शन। बिल्कुल, ये हमने एक ऐसा नाम रखा हुआ था और इसके अंदर हमने मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन सेव किया हुआ। ये उस लैब के अंदर हम ये काम करते रहे। ये देखिए पी मोटर के अंदर हमने मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है और इसके अंदर मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन, और ये मोटर के जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यूज़ ऐसे किया था कुछ या डिफरेंट किया था? यस सर। ठीक है ठीक है। सो पी मोटर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ, क्या है प्यारे भैया, आप ही ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन, सर। बिल्कुल ट्रांसफर फंक्शन। क्या बात है, क्या बात। अच्छा तो इसको देखिए, सी के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई इसको किया हुआ। अभी हमने पी मोटर को ये सी के साथ, सी के अंदर क्या पड़ा हुआ, इसमें कंट्रोलर की आउटपुट पड़ी हुई है सी के अंदर। यस सर। इसको आपने मल्टीप्लाई इस वजह से किया हुआ है क्योंकि बेसिकली ये आपके पास सीरीज़ में थे दोनों सिस्टम, प्लांट भी सीरीज़ में था और कंट्रोलर भी सीरीज़ में था, ऐसे ही। तो जब सीरीज़ के अंदर सिस्टम लगे हों, एक ही लाइन के अंदर लगे हों, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपने लैब नंबर 1 में भी सीखा है और ये चैप्टर नंबर 5 में भी, जब आप सब सिस्टम्स को रिड्यूस करके एक सिस्टम बना रहे थे तो उसमें भी आपने सीखा। लैब नंबर 1 में भी था कि सीरीज़ में लगे हों तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ की कमांड भी आपने यूज़ की थी। सो ये मोटर और आपका कंट्रोलर, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में कमांड यूज़ की फीडबैक की।
फीडबैक में क्या जा रहा था, 1 जा रहा था, ऐसे था ये कुछ और था? सर 1 से क्या मुराद है, गेन है वो क्या? 1 नहीं है, ये फीडबैक की कमांड है, पहली लैब में आपने या सर इस्तेमाल की थी। या सर फीडबैक से मुराद ये फीडबैक है, ठहरने देना, तस्वीर पे आ जाते हैं वापस। यूनिटी फीडबैक है, ये मुराद है, ये देखिए इस पे, ये देखिए यहाँ पे ये फीडबैक जा रही है ना, तो फीडबैक के साथ कोई भी चीज़ नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसके साथ 1 होगा। अगर फीडबैक, ये बेसिकली क्या होता है, इसको आप HFS कहते होते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक ब्लॉक लगा दूँ कोई भी, यहाँ पे S+2 का या 5 का, ठीक है, या सर अगर जैसे सीपी में भी है यहाँ पे K1 या K2 लगा हुआ है सिर्फ फीडबैक के यहाँ पर, तो वो सर ये जो 1 है ये उसकी वैल्यू होगी? नहीं, ये वन बेसिकली ये शो कर रहा है कि इसके बैकएंड पे कोई भी चीज़ नहीं होगी ना, जिसमें यूनिटी फीडबैक हो ना उसमें 1 होता है। अगर कोई चीज़ उसके बैकएंड पे जा रही होगी तो उसको देखना पड़ेगा कि बीच में क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो फिर उस 1 के सेंस में नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या। अभी तो 1 था, अभी तो देखे ना, अभी कोई भी चीज़ नहीं है, अभी यूनिटी फीडबैक ठीक था, इसीलिए मैंने 1 कंसिडर किया, ठीक है। अगर नहीं है तो ठीक है आपको सर। खुद से देखना पड़ेगा। इसी चीज़ को टेक्निकली आप HFS कह रहे होते हैं। जब आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना कि G(f(s) ओवर 1 प्लस G(f(s) इंटू HFS, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना फीडबैक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ये सर चैप्टर 5 में है। हाँ जी, तो उसके अंदर ये लैब 1 में भी कहता है, चैप्टर 5 में कहता है, तो ये एच जो है वो फीडबैक को ज़ाहिर कर रही होती है, जी जो होता है वो ये फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा था। एक टर्म आप कंट्रोल में कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगी, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो ये जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आगे फॉरवर्ड होकर आउटपुट की तरफ जा रहा है उसको आप फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं, जो कि नॉर्मली आपका जी होता है, जिसको भी हमने सीरीज़ में सॉल्व किया। और जो फीडबैक हो रहा होता है उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं फीडबैक की, और उसको HFS से रिप्रेजेंट करते हैं। HFS ट्रांसफ़र फंक्शन है फीडबैक का, तो अभी फ़िलहाल वो 1 है। ये जरा दोबारा बताते हैं, 1 कब होगा यूनिटी फीडबैक? यूनिटी फीडबैक तब 1 होगा जब आउटपुट एज इट इज़ आपके पास रेफरेंस के साथ डिफरेंस हो रहा हो एज इट इज़ आउटपुट का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटपुट जो है वो एज इट इज़ आई है, ठीक है, और जी वो ठीक है सर। माइनस के साइन के साथ उसका रेफरेंस के साथ डिफरेंस लिया जा रहा है। इसके लिए वर्ड है ना, देखें ना, वंस वी आर सेइंग कि यूनिटी फीडबैक, उसका मतलब फीडबैक में 1 आ रहा है। जिस चीज़ के साथ कुछ भी ना हो उसको 1 हम कंसिडर कर रहे होते हैं ना, जी सर ठीक है। ठीक है, तो 1 उसके ऊपर सर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा होगा। जी जी सर अगर ये आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली रेफरेंस के मुताबिक ना आ रही हो तो फिर फीडबैक में कोई वैल्यू स्पेसिफिक जाती है या वो फीडबैक में उसी नहीं, तरह? फीडबैक में कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं जाती। आप बेसिकली कंट्रोलर रोल प्ले करता है। कंट्रोलर को जो डिफरेंस मिलता है कंट्रोलर उस पर रोल प्ले करता है। ये कंट्रोलर की जगह अभी आप जो PID यूज़ करें ना, ये चीज़ फीडबैक में लाजमी नहीं कि वैल्यू जा रही है। फीडबैक तो एक्चुअली आप चाह रहे हैं कि आपको आउटपुट मिले जो कि आउटपुट हकीकत के अंदर है। आपने मोटर के ऊपर टैकोमीटर लगाया हुआ लेट से, और आप चाह रहे हैं कि मोटर की जो स्पीड है वो आपको पता चल जाए कि मोटर कितनी स्पीड पे घूम रही है ना, कि क्या RPMs हैं उसके। तो आप क्या ख्याल है, आप मोटर की जो आउटपुट है, जो टैकोमीटर है, उसकी रीडिंग के अंदर इंटरप्शन तो नहीं चाहेंगे? आप तो ये चाहेंगे कि टैकोमीटर एज इट इज़ रीडिंग दे। मशीन की लैब में हमने किया था ना, यस सर। ठीक है। तो आप ये चाह रहे होंगे, हाँ जी, तो आप ये चाह रहे होंगे कि एज इट इज़ जो मोटर की जो स्पीड है वो एज इट इज़ आपको मिले, और आप देखें कि आपने जो रेफरेंस सेट किया है उसके साथ और एक्चुअल आपकी जो आउटपुट स्पीड है उसमें कितना फ़र्क है। तो आप वहाँ पे इंटरप्शन नहीं यस चाह रहे होंगे, आप ये चाह रहे होंगे कि एज इट इज़ वहाँ पे पहुँचे, ना कि उसके साथ कोई और चीज़ मल्टीप्लाई हो गई या कोई और चीज़ जाए वहाँ पर, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो ज़्यादातर ये बीच में चीज़ें होती हैं। खैर फिर सिनेरियो डिपेंडेंट चीज़ें हैं, मुख्तलिफ भी कोई चीज़ हो सकती है। तो जब आपके पास पी मोटर के अंदर ये ट्रांसफ़र फंक्शन सेव है, अब ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। मोटर के आप पैरामीटर्स बताएंगे और मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे, फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक सीरीज़ के अंदर आपके पास एक ही ट्रांसफ़र फंक्शन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी चैप्टर 5 में कर रहे हैं कि मल्टीपल सब सिस्टम्स होते हैं, रिड्यूस करके एक बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आपने फीडबैक की कमांड यूज़ की है और फीडबैक के साथ
1 किया हुआ। अब अगर ये अभी यूनिटी फीडबैक थी माइनस के साथ ना, इसकी फीडबैक के साथ माइनस लगा हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे फीडबैक के अंदर पॉजिटिव लगा हो तो फिर यहाँ पे क्या चेंज आएगी फीडबैक के फॉर्मूला के अंदर? सर -1। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये दोनों ये नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, ये दोनों फार्मूलाज लैब 1 के अंदर आपके पास मौजूद थे। यहाँ पे फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला के अंदर भी GOF/1 प्लस माइनस GOF HFS भी ऐसे ही होता है कि अगर फीडबैक के अंदर डायग्राम में माइनस है तो फार्मूला में प्लस है, अगर डायग्राम में प्लस है तो फार्मूला में माइनस है। अच्छा, सो जब आप ये काम करें फीडबैक की कमांड के साथ, अब जो आउटपुट आएगी ना उसके साथ कंट्रोलर का भी रोल होगा। जो आपने पहले क्या उसको कहते हैं लैब नंबर 5 के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर लैब परफॉर्म की थी, उसके अंदर आपने कंट्रोलर बीच में यूज़ नहीं किया था। आपने सिंपल मोटर का ट्रांसफर फंक्शन लिया था और उसको आपने जो प्लॉट किया था और LTI व्यू की कमांड यूज़ की थी। तो अब जो है वो फीडबैक भी बीच में यूज़ होगा। और फीडबैक क्यों लिया हुआ है? बेसिकली आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोलर और मोटर को पहले आपने मल्टीप्लाई करवाया और फिर फीडबैक आपने लिया है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब कंट्रोलर के साथ है, वो वाली लैब विदाउट कंट्रोलर थी। इस पॉइंट में तो किसी का नहीं इशू के उसमें कंट्रोलर नहीं लगा हुआ था, इसमें लगा हुआ कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि क्या कौन सा कंट्रोलर यूज़ करना है। PID की कमांड है, उसके पैरेंथेसिस के अंदर KP, KI, KD कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ रखें। टेबल भी बताया है कि जो चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ कम ज़्यादा आ रही है, आपका रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए, तो आप टेबल को देखें या गूगल के थ्रू देखें कि कौन सा पैरामीटर आपने चेंज करना, तो उसको करके चेंज करके आप अपनी डिज़ायर जो आउटपुट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टास्क उसने दिए हैं इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैंने लैब का एक टास्क जो था ना वो कॉपी पेस्ट भी किया था, अभी भी मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। सर मैटलैब में ऐसा हो सकता है कि हम उसको रिक्वायरमेंट्स अपनी दे दें और वो ये हमें गेन्स KP, KI और KD की वैल्यू बता दें? नहीं, मैटलैब के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं है। आपको खुद से जो है वो इस तरह तो कर दें तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं है ना, फिर तो मसले मसाइल ही ख़त्म हो गए। जी सर। ये तो सर मैं इसलिए ये पूछा था, ये अगले पेज पे ये लिखा हुआ ना कि ट्यूनिंग द गेन्स और इस तरह की, तो मैं ये ख्याल आ रहा था कि शायद नहीं, ट्यूनिंग द गेन्स का मतलब ये है कि गेन्स को आप कम ज़्यादा करें, गेन्स को आप ऊपर नीचे करें, और ये रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये इस तरह आप करें। ट्यूनिंग द गेन का मतलब है कि गेन को आप ट्यून करें। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि रेडियो FM 106 को ट्यून करें तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 106 कर देते। कोई कहता है 103 स्टेशन लगाओ, वो कर देते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्यूनिंग, ठीक है। अब चीज़ें ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसके अंदर प्यारे भाई सारा पुराना काम है, नया काम क्या है? मोटर को और कंट्रोलर को मल्टीप्लाई करवाना और फीडबैक की कमांड यूज़ करना। और क्यों ये यूज़ करें? ऊपर जो ब्लॉक डायग्राम गिवन थी उसकी मदद से यूज़ करें बस, और कोई बीच में चीज़ नहीं। कभी वैल्यू ऊपर कर देंगे, कभी वैल्यू नीचे कर देंगे। आपने रिस्पॉन्सेज देखने कि किस तरह के आते हैं। अब अगर इसमें किसी को लेट्स से लास्ट टाइम भी एक लैब से कॉपी पेस्ट की थी ना चीज़ें, मैं अभी भी करने की कोशिश करता हूँ ज़रा। एक मैंने लैब 5 का टास्क 2 शायद किया था कॉपी, कर लो। सर अगर हमारे पास यूनिटी फीडबैक 1 ना हो, 1 ना हो फिर तो क्या? CP ना सॉल्व करवाएं, वो मैंने नहीं बताना। वो तो वहाँ पे गेन K लगा हुआ है ना, तो वो तो आपका वो काम हल हो जाएगा ना। ये तो आप शुक्र करें कि थोड़ा थोड़ा उसका हवाला दे रहा हूँ, अदरवाइज़ तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन पता है क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि उसका सोल्यूशन हो ही कोई नहीं। समझ रहे बात को? एक होता है ना कि न्यूमेरिकल हमने पकड़ लिया तो उसका किसी न किसी बुक में तो सोल्यूशन होगा ना, गूगल पे कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा।
सो वो ऐसा हो कि उसके मल्टीपल सोल्यूशन बन भी सकते हो, कोई एग्जैक्ट लग भी ना रहा हो इस तरह उस तरह, वो तो आपका, अगर ये मैं आपको बता दूं तो आप पांचवें चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगा के उसको एक को सॉल्व करके नीचे फीडबैक वाला इधर से काम लेके पीआईडी कंट्रोलर का भी मैंने बता दिया, तो आपका तो वो तकरीबन कोई 60% तो होगी ना। एक कंट्रोलर कहीं और पकड़ेंगे और कह देंगे कि वो एक बन गया दूसरा नहीं बना तो सर उसी को देख ले, तो सीपी तो होगी ना फिर, हैं क्या ख्याल है? तो आप अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह सारे। आप उसका एक आसान सा चलें तरीका बता देता हूँ, यानी कि काम आपके हाथ से करवाना। आप कहें कि यूनिटी फीडबैक नहीं है, नॉन यूनिटी फीडबैक है, फिर क्या होगा? गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अभी बताएगा क्या होगा। यूनिटी फीडबैक ना लें, कोई और फीडबैक के तौर पे लें, अभी फ़र्क पता चल जाएगा। सर अगर उसको फॉर्मूला लगा के फीडबैक को मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन एक ही बना लें, सिंपलीफाई कर लें। फॉर्मूला लगा के तो बना लें, कोई इशू नहीं, बना लें। एक ट्रांसफ़र फंक्शन बना लें, एक उसकी इनपुट होगी कोई, और उसकी एक कोई आउटपुट है। जैसे अभी मेरे पास ऊपर तस्वीर आपको दिखाई थी, तो इसको फीडबैक की जब कमांड लग गई है तो ये एक चीज़ बन गई है। जब फीडबैक की कमांड लग गई है तो एक चीज़ बन गई है ये। और सर वो दो सब सिस्टम है तो वो उन दोनों को अलग-अलग सॉल्व होंगे ना? वो डिपेंड करता है ना कि वो सब सिस्टम दोनों सॉल्व तो अलग-अलग होने हैं, ये तो कंफर्म बात है। अब डिपेंड करता है कि वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, क्या है। दो जब हिस्से हैं तो दो हिस्से आगे लग के कैसे एक हिस्सा बना, या बनाना है या नहीं नहीं, बनाना, वो एक अलग बहस है, लेकिन दोनों को अलग-अलग ही रखेंगे ना, ट्रीट करेंगे। एक एक पोर्शन को डील कर रहा है, एक एक पोर्शन को डील कर रहा है। एक इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और है, इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और है वहाँ पे, ठीक है। तो या सर हाँ, मैं हेडिंग कंट्रोलर वो पिच कंट्रोल की सर बात कर रहा हूँ ना, तो मैं वो उन्हीं, दोनों हाँ अलग जी, अलग, मैं भी वही वो अर्ज़ कर दोनों रहा हूँ। अलग अलग। बिल्कुल ठीक है। अलग-अलग रखें, इनपुट उनके अलग है, आउटपुट उनके अलग-अलग रखें। हाँ, कहीं पर अगर आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है तो फिर उन दोनों की मदद से एक सिस्टम बना लें, तो आप देख लें कि वो दोनों सिस्टम अब जब एक बनने हैं तो वो क्या सीरीज़ में जुड़े हुए थे या पैरेलल में जुड़े हुए थे, या कोई उनका लिंक बनता है या नहीं बनता है, समझ रहे हैं? अगर मैं जी जी कंट्रोलर को सर। एक सिस्टम कंसिडर करूँ तो कंट्रोलर, मैं कह सकता हूँ कंट्रोलर मेरे पास एक सब सिस्टम है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो दूसरा है वो भी एक सब सिस्टम है, क्या उसको कहते हैं, मोटर। मिसाल के तौर पे कैसे, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जरा। चीज़ों को चाहे आसान करके लिख लें चाहे मुश्किल करके लिख दें, एक ही बात है। ये भी मैं आपके साथ एक वेब पे शेयर कर दूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे कंट्रोलर एक देखिए, आपको नज़र आ रहा है पी आई और डी कंट्रोलर। यस। अब आगे ये सबमिशन लगी हुई है, और ये एरर है, और ये आगे प्लांट है। तो ये मैंने वही चीज़ें उनको मैंने ज़रा मुश्किल करके लिख दी है। अब आप इसको अगर सॉल्व करना हो तो आप इन तीनों को पी आई और डी, अभी इक्वेशन ही आपको दिखाई थी के पी एरर और के आई इंटीग्रेशन एरर और के डी डेरिवेटिव, इन तीनों को जमा कर लें। जमा करके आप इसको सॉल्व करके लें, पी आई डी की अभी जो कमांड आपने यूज़ की है, तो आप यस। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो, ये कंट्रोलर लिखा हुआ तो ऐसे फील ही हो रहा है कि बड़ा आसान सा कोई काम लिख दिया। ये एक ब्लॉक बना के उसके अंदर पी आई डी लिख दूँ, तो इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करूँ तो इस सब सिस्टम के भी काफ़ी सारे पैरामीटर बाहर आ चुके हैं, और इसकी अपनी इनपुट क्या एरर है और इसकी अपनी आउटपुट क्या यू है, या इसकी अपनी इनपुट एरर है और इसकी जो आउटपुट है वो यू है। वो प्लांट के साथ जा रही, और ये वाला हिस्सा तो वहाँ पे एज इट इज सॉल्व नहीं किया। तो ऐसे किसी भी अगर आप मिनी सभी को अगर सिस्टम है उसको अगर एक्सपैंड करें तो उसके पैरामीटर्स काफ़ी सारे निकल सकते हैं, और यही तकरीबन पांचवें चैप्टर में कि चीज़ें डिफरेंट वे में लगी हुई हैं, आप उनको सॉल्व करें तो। अब अगर ये चीज़ देखें, ये भी उसी तरह, ये देखें पीआईडी के अंदर चीज़ें हैं, सबमिशन पॉइंट्स हैं, और ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो जी। इनको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करें, क्या करें। अब ये देखें ना, ये एक उसने कंट्रोलर आउटपुट के तौर पे ली हुई है, वीडियो एक्शन हुई है, चलो। अच्छा जी, सो इसको हम सॉल्व, ये देखें ना, ये उसने पीआईडी कंट्रोलर लगा दिया, आगे कोई प्रोसेस वगैरह लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो चीज़ें समराइज़ करें, समराइज़ भी हो सकती हैं, एक्सपैंड करें, एक्सपैंड भी हो सकती हैं।
अच्छा जी, काम पे थे। अच्छा, ये आपके सामने ग्राफ नज़र आ रहा होगा? नहीं, मैंने उस लैब से पिक किया जो 5वीं लैब हम लोगों ने की थी ना, उसका टास्क 2 शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो। आ रहा है नज़र? जी सर। यस सर। ठीक है। सो टास्क 2 को मैंने, आप देखिए ग्राफ भी आगे बना हुआ यस सर। मैं उसकी ऑक्टेव वाली वेब पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने उस पर कॉपी पेस्ट करके किया। ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन भी बना हुआ नज़र आ गया मुझे, और ये उसका ग्राफ भी बना नज़र आ गया। इसको अगर दोबारा मैं उसी तरह पेस्ट करता हूँ, ये देखिएगा अभी सेकेंड्स टाइम चला, ये देखिए सामने ग्राफ आ गया। ये उसके ऊपर 5/10s+1, तो और साथ में उसी तरह का ग्राफ भी इसने जनरेट कर दिया। अब इसको भी आप अगर देखें तो ये देखें, ये वही ट्रांसफ़र फंक्शन है जो हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है, 5/10s+1, और ये ग्राफ है वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप इसकी मदद से अपनी चीज़ें जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें कोई इशू करना। अब इसका आसान सा करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले मैनुअल के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको रीड आउट कर लें। अब उम्मीद है कि अब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। ठीक है, सो आप पहले पूरी जो लैब है उसको रीड आउट कर लें। ठीक है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको चीज़ में इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, आपको चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समझ आएंगी। ठीक है, जब समझ आ जाएंगी चीज़ें, सो उसके बाद क्या करें कि ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। PID की अगर एक कमांड है तो वो आपने लिख ली। KP मोटर का एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, वो लिख लिया। बाकी क्या चीज़ें हैं, मोटर के कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ और KP KI KD की वैल्यूज़ जो आपने चेंज कर करके देखनी है। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपके नोट्स के तौर पे आपके पास रजिस्टर पे लिखी हुई, किसी पेज पे लिखी हूँ। आप उसको देखें आराम सुकून से, और यहाँ पर ला के आप पेस्ट कर दें। इस वेबसाइट के अंदर उसको टाइप कर लें, लिख लें, पेस्ट करनी पेस्ट कर दें, वहाँ से चीज़ें उठानी वहाँ से उठा लें। अब उस लैब के अंदर से मैं चीज़ें क्यों नहीं उठा रहा था, क्योंकि किसी में उसने मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन बना दिया, किसी टास्क में, किसी टास्क में वो उनको समराइज़ कर रहा। माइट भी आपको एक टास्क के अंदर सारी वैल्यूज़ ना मिले, वहाँ पर आप एंटर करें वो एरर दे दे, उसमें इशू क्या होगा कि माइट भी हो सकता है कि आपने के मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिख दिया और मोटर के आपने पैरामीटर्स ही ना दिए। आप अगर जल्दी से कहीं से कॉपी पेस्ट मारते हैं एरर दे देगा। मोटर के पैरामीटर्स लिखें, मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शंस लिखें, पीआईडी कंट्रोलर अगर यूज़ करें, KP/KI उसके अंदर कमांड अगर यूज़ करें तो ऊपर KP/KI KD की वैल्यू दें और फिर कमांड यूज़ करें। बात समझ आ गई? जो चीज़ इस्तेमाल करें उसकी सारी चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए। जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई वेरिएबल आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपने वेरिएबल प्रॉपर डिक्लेयर ना किया हो, इनिशियलाइज ना किया हो, सारी चीज़ें। क्या ख्याल है? यस। ठीक है, और कोई इसमें इशू वगैरह? नो सर। तो इसको एक बड़े रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में इसको करें, और ये चीज़ इंशाल्लाह होपफुली बड़ी हेल्पफुल होगी सीपी की सेंस में। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ जो है ना वो हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें। अगर मैंने कहा है कि PKI/KD की वैल्यू रिटर्न ट्रायल के अलावा भी अगर कोई मेथड हो सकता है उसको स्टडी करने की कोशिश करें, चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करें। यस ठीक है, हाँ जी। सर। क्या? ये जी 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 जी। सर सीईपी का एक सवाल था कि हमने लैदा सॉल्व किया तो दो रिस्पॉन्स आ जाएंगे, जैसे वो सीईपी में उन्होंने रेफरेंस के तौर पे दो जो है वो स्टेप रिस्पॉन्सेज दिए भी हुए हैं, लेकिन एक एक फिगर में उन्होंने लिखा हुआ है फाइनल आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, और एक ही वो ग्राफ है, सिर्फ एक ग्राफ है वो, उसके ऊपर वो ग्राफ बना हुआ है फाइनल आउटकम। तो क्वेश्चन ये था कि जब ये दो कंट्रोलर हैं तो दो ही स्टेप रिस्पॉन्स, और दो जब सिस्टम है तो दो ही स्टेप रिस्पॉन्स होने चाहिए और दो ही ग्राफ आने चाहिए। वो आपकी लेकिन बात ये ठीक है, एक ग्राफ वो। वो आपकी बात मैं समझ गया हूँ। आप उस पर देख लें कि क्या दोनों को कहीं पर एक बनाने का या इस तरह से तो बीच में सिनेरियो नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप से उसको कंट्रोल किया गया। और ये आपकी बुक के अंदर भी डेटा जो है ना इसका मौजूद है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपकी बुक से ली गई है। ठीक है, बुक के अंदर ना ठीक है सर। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसका डेटा मौजूद है। आपकी बुक के अंदर से, आपकी जो कोर्स बुक है, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। केस स्टडीज़ वगैरह के अंदर ये चीज़ें इंशाल्लाह बड़े
वो अच्छे से आपके एड्रेस हो जाएंगे। मैं बात आपकी समझ गया। 2 सब ठीक सिस्टम्स हैं, 2 इनपुट है, 2 आउटपुट्स हैं, दो रिस्पॉन्सेज होने चाहिए थे। अगर एक कर रहा है तो एक क्यों कर रहा है या क्यों एक का क्लेम किया जा रहा है, थोड़ा सा उसको उसको देखें ज़रा चीज़ों को, ठीक है कि क्या ठीक है उसमें। सर। हाँ, तो इंशाल्लाह बुक बड़ी हेल्प करेगी। बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है। जिनको यूनिटी फीडबैक का इशू था वो नॉन यूनिटी फीडबैक और यूनिटी फीडबैक उसकी मदद से कोई न्यूमेरिकल या कोई देखने की कोशिश करें, उनकी क्यूरी भी हल हो जाएगी। जिनके जो कह रहे हैं कि के वगैरह या उस तरह के गेम्स बीच में मौजूद है, ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करें कि बीच में क्या सिनेरियो है। ओके सर। वो भी इंशाल्लाह मसला हल होगा, ठीक है। ये थोड़े थोड़े स्टडी करने वाले, क्योंकि अगर टीचर बता देगा फिर लर्निंग नहीं होती, ठीक है। मैं कहीं से पकड़ूंगा एज इट इज़ बोल दूंगा। जैसे अभी पीआईडी कंट्रोलर था, तो ना बताने से पहले पता नहीं ये क्या कुछ था, अभी बताने के साथ ऐसे लग रहा होगा कि जैसे इससे दोस्ती मुमकिन है, ठीक है। तो लेकिन फिर ये है कि फिर लर्निंग जैसे ही बता दिया, फिर वहाँ पे सीपी के हवाले से लर्निंग थोड़ी ज़रा कम है, ठीक है। और जानबूझ के मैंने सीपी के नाम यूज़ किए और सीपी से रिलेट किया, मतलब ताकि स्टूडेंट का थोड़ा इंटरेस्ट रहे और इनको मतलब थोड़ा फील भी हो कि ये कंट्रोलर हम वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ टिप्स जानबूझ के देना चाहिए और कुछ जानबूझ के रोकना, क्योंकि सारा बताऊँ तो मेरे ख्याल से वो बड़ी आसान सी हो जानी है। वो सारा काम जाती है। 15 नंबर है ना, 3 सेक्शन है ना, जी सर। ठीक है। 15 नंबर यानी कि मेहनत करके लेंगे, तो इसमें इसको करेंगे। इसमें अगर कोई इशू होगा तो अगले सेशन में हम उसकी इन चीज़ों को एड्रेस जरा कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन की तरफ जाना, मेक श्योर वी आर लाइक अ टीम, ठीक है। और हमने एज अ टीम जो है ना वो इंशाल्लाह खेलना है। हमने इश्यूज़ के सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, हमने इश्यूज़ को देख के घबराना नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह सर। बाकी जो अटेंडेंस है वो लॉग से मैं जनरेट कर लेता हूँ। बाकी अब सबसे रिक्वेस्ट है सेक्शन बी वाले भी वो अपने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहें, और सेक्शन ए वाले भी देख लें कि कौन सा A2 का स्टूडेंट है, ठीक है। सबको कहें कि LMS जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है। और उस पर आप अगर उस पर चाहें तो आप कंट्रोल लैब के नाम से ना, आप कंट्रोल लैब A2 एंड B के नाम से ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर कुछ है तो बना देना बीच में, ठीक है। ठीक है सर। उस पे तो A2 वाले जो स्टूडेंट हैं वो उस पर A2 वालों को कर दें, कोई बी वाला एक आध लड़का होगा तो उसको कर दें, फिर वो सारे बीच में बी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। सर सर मैं A2 का स्टूडेंट हूँ। मैंने LMS एनरोल किया हुआ है, लेकिन सुबह मुझे मेल नहीं आई थी। बेटा LMS के थ्रू ही की है वो। LMS को फिर आपसे कोई शायद इशू होगा। LMS के थ्रू ही बच्चे सबको किए, ठीक है। और सर क्योंकि अभी ये ये अभी भी जितनों को सर किए होगी नीचे अटेंडेंस लिखा भी लगा आ देना रहा सर। हो। आज के लिए अकोमोडेट कर लेता हूँ, अगली दफ़ा के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी लॉग ठीक है सर, जनरेट नेक्स्ट टाइम करूँगा तो इंशाल्लाह। उसको देख लेते हैं कि क्या इशू है ना, ठीक है। हाँ, और आगे भी अगर मेरे से कोई कोर्स वोर्स पढ़ना हो ना तो ये उसमें कोई इस तरह की एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ करनी, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करनी है कि अच्छी अच्छी बातें हों, ठीक। और ये ग्रुप भी बनाना तो बना लें, चाहे ये चीज़ें थोड़ी कर लें सारी सेट ना, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आप अभी इसको कंटिन्यू करें, अगर कोई इशू वगैरह होगा तो मेरे से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। सर वो अटेंडेंस का सर, जी क्या अटेंडेंस का? वो मेरी अटेंडेंस लगी सर। बी सेक्शन का था सर। जो 9 बजे क्लास थी वो मैंने नहीं थी ली सर, नहीं था सर। नहीं नहीं, अगली दफ़ा बी वाले भी सही हो जाएंगे। मैं तो थोड़ा आसानी दी थी, तो अगली दफ़ा बच्चे 8 बजे आ जाएगा आपके, कोई बात नहीं, सारे 8 बजे बैठे होंगे। सो कोई इशू चलो नहीं, सर। कोई बात नहीं बच्चे। सर अटेंडेंस नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर। आज की लग जाती है लॉग जनरेट बहुत कर दूँगा, शुक्रिया। हम ले लेंगे अटेंडेंस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो।